नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भदोही पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान वाराणसी के निराला नगर, महमूरगंज निवासी विशाल ओझा और बिहार के न्यू एरिया डेहरी पाठक भवन निवासी प्रकाश पाठक के रूप में हुई है। मामला तब सामने आया जब हरिकरणपुर निवासी राहुल कुमार ने दुर्गागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। राहुल ने बताया कि उनके फॉर्चून और टी स्टॉल पर 2 बाइक सवार आए। उन्होंने पेटीएम का मासिक शुल्क माफ करने का लालच देकर 21,000 रुपए की ठगी कर ली। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी कार्यप्रणाली का खुलासा किया। वे ऐसे ऑनलाइन बैंक खाते खुलवाते थे जिनमें केवल फेस वेरिफिकेशन होता था। दुकानदारों को पेटीएम और फोन पे के शुल्क माफी का झांसा देकर उनसे पैसे ट्रांसफर करवाते थे। फिर क्यूआर कोड पर पैसे वापस करने का दिखावा करते थे, लेकिन फोन में ऐसी सेटिंग कर देते थे कि पैसा उनके खाते में वापस आ जाता था। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया, आरोपियों ने स्वीकार किया कि कुछ दिन पहले बाराबंकी में 48,525 रुपए की धोखाधड़ी की थी। इसके अलावा मऊ और बिहार में भी कई वारदातें की हैं। इनके साथ ही अंकित दुबे और चंद्रेश के खातों में भी कई बार फ्रॉड के पैसे ट्रांसफर किए गए थे। साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायतों के बाद उनके कई खाते बंद हो चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से फोन पे साउंड बॉक्स, 2 पेमेंट क्यूआर कोड, स्टैंड पेटीएम क्यूआर कार्ड और 7 डेबिट कार्ड बरामद किया गया है। इसके साथ ही आधार कार्ड बरामद किया गया है। देखिए, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में साइबर क्राइम पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत भदोही में भी एनसीआरपी पोर्टल और साइबर को लगातार निगरानी बनाते हुए एक हमारे पास कंप्लेंट आई थी दुर्गागंज में 11 सितंबर को, जिसके तहत एक साइबर फ्रॉड किया गया था किसी के द्वारा। उस पर जब जांच की गई तो बहुत से तथ्य सामने आए और जब फाइनली हमें क्लियर हुआ कि ये फ्रॉड है तब हमने कल एफआईआर लिखवाई। उसके बाद जब इस पर जांच पड़ताल की तो कुछ नंबर ट्रेस हुए, कुछ अकाउंट्स ट्रेस हुए जिनको बहुत एनालाइज किया गया। उसके बाद हमने ये 2 व्यक्ति जिनका नाम है विशाल ओझा पुत्र सचेंद्र कुमार ओझा निवासी वाराणसी, प्रकाश पाठक पुत्र विजय पाठक थाना डेहरी जिला रोहतस राज्य बिहार, तो एक बिहार के और वाराणसी के। इसके अलावा 2 वांछित भी हैं जो है अंकित दुबे पुत्र राजेश दुबे और चंद्रेश यादव। इन सभी ने मिलकर एक अलग तरीके का फ्रॉड किया कि ये लोग पहले पेटीएम फ़ोन पे काम करते थे। जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे ये लोग सेल्समैन भी थे और उसको प्रमोट करते थे, टेक्निकल साइड भी थे। तो ये लूप होल समझ गए थे कि क्या इन कंपनीज़ के वर्किंग में या फिर बैंकिंग सिस्टम में लूप होल है। उसी के तहत इनके द्वारा बताया गया है कि जो भी मर्चेंट होते हैं जो पेटीएम और फ़ोनपे को यूज़ करते हैं तो उनका जो क्यूआर कोड होता है उसका उनको मंथली एक रेंटल देना पड़ता है करीब 125 रुपीज़। उसको बचाने के लिए ये अब उनको जो दुकानदार थे उन्हें स्कीम बताते थे कि आप मान लीजिए एक अमाउंट है 10,000, 20,000, 50,000 इसका ट्रांजेक्शन करें तो ये एक जेन्युइन ट्रांजेक्शन हो जाएगा। जैसे ही जेन्युइन ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो कस्टमर केयर से बात करके हम ये मंथली रेंट हटवा देंगे। तो मर्चेंट भी उस बातों में आ जाते थे। तो जैसे ही वो ट्रांसफ़र करते थे तो अब सेकंड लूप होल ये आता था कि ये लोग वापस पैसे कर देते थे कस्टमर के, बट जो उनका फ़ोन पे मर्चेंट है जैसे, तो उसमें एक ऑप्शन होता है रिफ़ंड का, जिसमें इनके तहत ये बताया गया है कि ऑटोमेटिक जो फ्रॉडस्टर है उसके अकाउंट में पैसा वापस आ जाता है। मतलब उन्होंने पैसे दिए लेकिन उसको पता भी नहीं है वादी को कि उसके अकाउंट से वापस पैसा आ गया है। इस तरीके से इनने पैसा बहुत जगह फ्रॉड किया। मऊ में फ्रॉड किया है, बाराबंकी में किया, हमारे यहाँ किया, बिहार में किया है। अब जब इसमें और समझा गया कि ये बैंक अकाउंट कैसे खोलते थे तो कुछ इन्हें ऐप बताई है, बैंक साथी, ग्रोमो, जिसमें एक लूपहोल ये हमें समझ आया है इसके बाद कि जो केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर, पूरी डिटेल होती है जिसमें आपकी बायोमेट्रिक डिटेल लगती है, आधार लगता है, उसमें मात्र वीडियो कॉल के बेसिस पे आपका चेहरा देखा जाता है, उसको मैच करके और वो अकाउंट खोल देते हैं। क्योंकि जो एक्चुअल केवाईसी होता है वो 1 महीने के बाद होता है। तो ये जो
समय होता है इसमें वो बैंक अकाउंट से बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, ब्लॉक होता है फिर नया खोल लेते हैं। तो ये भी एक मेजर लूप होल हमें समझ में आया है कि इन ऐप्स के थ्रू जो हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं उसका ये लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और उसके तहत बहुत लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो इसी तरीके से हमने ये फ्रॉड पकड़ा है। आगे भी जो 2 लोग वांछित किए गए उन्हें भी पकड़ेंगे और भी कुछ इनके द्वारा कुछ हमें क्लूज़ मिले हैं, ट्रेसेस मिले हैं, उस पर भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी एक खबर और देखते हैं। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को ठगने वाले 5,000 के इनामी ठग को शनिवार को पुलिस ने नेशनल तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। जगापुर निवासी नेमलाल ने प्रार्थना पत्र दिया था कि आरोपी फर्जी कंपनी स्थापित कर कूटरचित दस्तावेज से एजेंट के माध्यम से लोगों से पैसे जमा कराता और उसके बाद भाग जाता था। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि विवेचना के दौरान संतोष कुमार पांडेय निवासी नहोरा परसाईपुर जलालपुर जौनपुर का नाम प्रकाश में आया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 5,000 का इनाम घोषित किया था। शनिवार को दोपहर 2 बजे नेशनल तिराहे से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक प्रमोद यादव, सैराफुल, अहिम सिंह आदि रहे। उल्लेखनीय है कि इन दिनों जिले में ठगी के काफी मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भदोही के औराई कोतवाली क्षेत्र के नरथुआ गांव में शनिवार की सुबह 8 बजे 1 साल की बच्ची का शव मिला। धान के खेत में घास उखाड़ने गए एक किसान को लाश दिखाई दी। उसने तुरंत 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। घटना शनिवार की सुबह करीब 8 बजे की है, जब धान के खेत में घास उखाड़ने गए एक किसान को एक बच्ची का शव दिखाई दिया। किसान ने तुरंत 112 पर पुलिस को सूचना दी। कोतवाल रामसरीख गौतम फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि बच्ची का शव रुमाल में लपेटकर सड़क किनारे बने एक कमरे में लाश छोड़ा गया था। इस कमरे में कोई नहीं रहता है। घटनास्थल के सामने एक कंपनी का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। शव को कब्जे लेकर जांच पड़ताल जारी है। भदोही जनपद के ऊंच थाना क्षेत्र के मुगराहा गांव नई बस्ती में शनिवार रात अचानक अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि रात करीब 8:30 पर गांव में एक संदिग्ध युवक घूमते हुए दिखाई दिया। ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में युवक ने अपना नाम दिलीप कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी बेतिया बिहार बताया। जब ग्रामीणों ने उससे गांव आने का कारण पूछा तो उसने कहा कि उसे भूख लगी थी और वह सिर्फ खाना मांगने आया था। लेकिन उसके पहनावे और अजीबोगरीब व्यवहार ने लोगों को और भी शक में डाल दिया। ग्रामीणों को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह मानसिक रूप से बीमार है या फिर कोई और मामला है। मामले की सूचना ग्रामीणों ने तत्काल डॉयल 112 पर दी। कुछ देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। अब पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। जिले के प्रभारी मंत्री A.K. शर्मा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान बिजली की समस्या पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लगातार खराब हो रहे ट्रांसफार्मरों और आपूर्ति व्यवस्था को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब मैं जिले में आता हूं तो ट्रांसफार्मर की शिकायतों की बाढ़ आ जाती है। क्या विभाग में किसी अधिकारी का काम नहीं है? क्या ये सभी शिकायतें मेरे आने का इंतजार करती हैं? उन्होंने अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो वह बताएं, वे खुद इसका समाधान करेंगे। मंत्री ने कहा कि यह उनका तीसरा दौरा है और हर बार उन्हें एक ही तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अगले दौरे तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मंत्री ने लोक निर्माण विभाग PWD को भी रोड की खराब स्थिति को लेकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि रोड को गड्ढा मुक्त बनाने के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द रोड की मरम्मत करने का निर्देश दिया। इस दौरान मंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। बैठक में राजस्व, विकास और कानून व्यवस्था से संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अब स्वास्थ्य विभाग की एक खबर पर नजर डालते हैं। जिले में स्वास्थ्य विभाग की गोपनीय जांच में 10 अल्ट्रासाउंड सेंटरों,
मानक विहीन मिले हैं। बीते एक माह में 6 सील अल्ट्रासाउंड सेंटरों को मिलाकर अब यह संख्या 16 हो गई। बीते 1.5 वर्षों से संचालित हो रहे यह अल्ट्रासाउंड सेंटर मरीजों की जान से मजाक कर रहे हैं। जिन 10 अल्ट्रासाउंड सेंटरों में कमियां मिली हैं, उनमें से अधिकतर किसी अन्य जनपद में तैनात चिकित्सकों के नाम पर चल रहे हैं। यहां अप्रशिक्षित लोग अल्ट्रासाउंड सेंटर करते हैं। जिले में स्वास्थ्य विभाग की गोपनीय जांच में भदोही 5, औराई महाराजगंज और गोपीगंज में 1-1, सुरियावा में 2 और गोपीगंज में 1 सेंटर है। ये सेंटर पिछले 1.5 वर्षों से संचालित हो रहे थे। जिले में अमर उजाला की ओर से बीते दिनों चले अभियान के बाद अवैध ढंग से संचालित सेंटरों पर शिकंजा कसने लगा है। जिले में अलग अलग जगहों पर तमाम ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं जो जिस चिकित्सक के नाम पर पंजीकृत हैं वह वहां होता ही है। संचालक न सिर्फ चिकित्सकों के स्तर से लापरवाही करते हैं, बल्कि सीएमओ कार्यालय में तैनात बाबुओं की बदौलत अभिलेखीय गड़बड़ियां करते हैं। कई बार विभागीय स्तर पर जांच शुरू होने पर वे सूचना मिलते ही बंद कर फरार हो जाते हैं। ऐसे में विभाग के स्तर से गोपनीय जांच कराई गई है। इसमें अब तक 10 अल्ट्रासाउंड सेंटर चिह्नित किए गए हैं। ज्यादातर में चिकित्सकों के न मिलने की शिकायत है, वहीं कुछ में अभिलेखीय गड़बड़ियां हैं। अब इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गांव बारीपुर में चल रहे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा में 6ठे दिन श्रद्धालुओं ने दिव्य लीलाओं का रसपान किया। कथा व्यास आचार्य श्याम मुरारी जी महाराज ने अपने मधुर कंठ और भावपूर्ण शैली से ऐसा वातावरण रचा कि श्रोता भाव विभोर होकर कथा में डूब गए। 6ठे दिन की कथा में विशेष रूप से महारास लीला, उद्धव गोपी संवाद और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह के प्रसंगों का वाचन हुआ। महारास लीला का वर्णन करते हुए आचार्य ने बताया कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ दिव्य रास किया, जो भक्त और भगवान के बीच अनन्य प्रेम का प्रतीक है। इस प्रसंग को सुनकर श्रोताओं की आंखें भक्ति और आनंद से भर आईं। इसके बाद उद्धव गोपी संवाद की कथा सुनाई गई। आचार्य ने समझाया कि उद्धव जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का संदेश गोपियों तक पहुंचाया, लेकिन गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति ने उद्धव को भी भक्ति मार्ग का महत्व समझा दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की कथा का मनोहारी वर्णन हुआ। महाराज जी ने बताया कि किस प्रकार रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को मन से अपना पति मानकर पत्र लिखा और भगवान ने वीरता पूर्वक रुक्मिणी का हरण कर विवाह किया। इस प्रसंग का सुनना श्रोताओं के लिए रोमांच और आस्था से भरा रहा। कथा स्थल पर प्रतिदिन की तरह शनिवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा के दौरान भक्ति संगीत और भजन के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने एक स्वर में जयकारे लगाकर कथा का स्वागत किया। देखते हैं अगली खबर। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के मूलापुर गांव की एक महिला शुक्रवार की रात अचानक घर से लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। शनिवार की सुबह गंगा घाट पर उसकी साड़ी मिली। आशंका जताई जा रही है कि वह गंगा में कूद गई होगी। सूचना के करीब 10 घंटे बाद भी एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी रही। मूलापुर गांव निवासी कल्लन यादव की बेटी संजू देवी 22 3 दिन पूर्व ससुराल से अपने मायके आई थी। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार की रात खाना खाकर वह कमरे में सोने चली गई। आधी रात को जब उसके 22 दिन की नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां की नींद टूटी तो वह संजू को न देख परेशान हो गई। घर वालों ने भी आसपास तलाश की, लेकिन पता नहीं चल सका। सुबह तलाश करते हुए वह मूलापुर गंगा घाट पर पहुंची तो बेटी की साड़ी देख परेशान हो गई। आशंका जताई जा रही है कि महिला गंगा में कूद गई होगी। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। सूचना के बाद भी एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जिसके कारण ससुराल वालों ने तबीयत ठीक न होने की बात कहकर मायके पहुंचा दिया था। गोपीगंज कोतवाली प्रभारी शैलेश कुमार ने कहा कि अब भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। एसडीआरएफ को सूचना दी गई थी, लेकिन अब तक नहीं आई है। उच्चाधिकारियों को भी घटना से अवगत करा दिया गया है। अब छात्रों के काम की एक खबर पर नजर डालते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 27 सितंबर तक परीक्षा शुल्क के साथ चालान जमा करना होगा। इसके बाद 30 सितंबर तक वेबसाइट पर विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने होंगे। प्रधानाचार्यों की मांग पर परिषद ने तिथि बढ़ाई है। इससे बोर्ड के फॉर्म भरने से वंचित विद्यार्थियों को राहत मिली है।
यूपी बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई थी। 5 अगस्त तक निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म भरे गए थे। इसके बाद 16 अगस्त तक परीक्षा शुल्क जमा कराया गया। 20 अगस्त तक वेबसाइट पर विवरण अपलोड किए गए। इस बीच कुछ विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, इसीलिए शिक्षक नेताओं ने तिथि बढ़ाने की मांग की। परिषद ने 1 सितंबर तक फिर तिथि बढ़ा दी। पूर्व के वर्षों से कम छात्र छात्राओं की संख्या को देखते हुए परिषद ने एक बार फिर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब 27 सितंबर तक फीस का चालान जमा किया जाएगा। 30 सितंबर तक वेबसाइट पर डाटा अपलोड करना होगा। 1 से 4 अक्टूबर तक डाटा का सत्यापन होगा। 5 से 8 अक्टूबर तक संशोधन सही कर डाटा अपलोड करना और 10 अक्टूबर तक DIOS कार्यालय में जमा करना होगा। इसी तरह 9वीं और 11वीं की पंजीकरण तिथि भी बढ़ाई गई है। 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों का पंजीकरण 27 सितंबर तक होगा। इस दौरान 10 अक्टूबर तक अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि परिषद ने बोर्ड फाइनर्म और पंजीकरण की तिथि बढ़ाई गई है। इससे छूटे हुए विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 27 सितंबर तक हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा का फॉर्म और 9वीं, 11वीं का पंजीकरण होगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।